श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी। बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। आइए दोस्तों, मैं रूबरू हूं आपसे। मेरा नाम है सुशील तायल और कार्यक्रम का नाम है द सक्सेस स्टोरीज, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं एस म्यूजिक मेकर, जिसको सपोर्ट किया है दिल्ली पैनोरमा क्लब ने। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत उपस्थित हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है और पूरे दिल्ली क्षेत्र में जिनके नाम का डंका गूंजता है। पेशे से वो एक शिक्षाविद भी हैं, एक सफल व्यवसायी भी हैं और बहुत सारे अन्य कार्यों में, सामाजिक कार्यों में उनकी गहन रुचि है। उस सब का मुजाहरा आज के इस साक्षात्कार में हम करेंगे। कैसे उन्होंने जीवन में सफलता हासिल की, उनके जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या है, उन्हें कहां कहां से प्रेरणा मिली, वो भविष्य में क्या करना चाहते हैं और जीवन में वो सार्थकता किस बिंदु में समझते हैं। इन सभी विषयों के ऊपर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए आज मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सबके मध्य, आप सबके स्वागत के मध्य श्री वीरेंद्र गोयल जी को, जो कि बीएससी एलएलबी हैं और बहुत बड़े शिक्षाविद भी हैं और आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं श्री वीरेंद्र गोयल जी से कि वे हमारे समक्ष आए। तो वीरेंद्र जी, आज दोस्तों हमारे साथ मुखातिब हैं हमारे बीच में श्री वीरेंद्र गोयल जी, जिनके विषय में मैंने अभी आपको बताया। एक ऐसी शख्सियत हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है, एक हंसमुख व्यक्तित्व है, बहुत ही पढ़े लिखे, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं और समाज सेवा में उनकी गहन रुचि है। आज उनके बारे में ही बहुत कुछ जानते हैं। और वीरेंद्र जी, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आपने बीएससी की, एलएलबी की, शायद एमकॉम भी की आपने या नहीं? नहीं, बी फार्मा किया आपने, बीएससी की, एलएलबी की। आपने इतनी विविध तरह की पढ़ाई की, विज्ञान की पढ़ाई करी, फार्मेसी की पढ़ाई की और फिर लॉ की पढ़ाई की। तो इतनी विविध विधाओं में आपने जो ज्ञान अर्जित किया, उसके पीछे की जो प्रेरणा है वो क्या थी? आपने मतलब इसके लिए कैसे आपके मन में अभिरुचि जागृत हुई कि पहले विज्ञान की पढ़ाई, फिर फार्मेसी की पढ़ाई और अंत में फिर आपने लॉ की पढ़ाई भी हासिल की? क्या इसके पीछे का रहस्य है, ये हमारे सभी दर्शक जानना चाहें। जी जी वीरेंद्र जी। देखिए सुशील जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने, मैं समझता हूं कि मैं इस लायक नहीं हूं, मेरी शायद ज्यादा तारीफ आपने कर दी है।
क्योंकि मैं अच्छा। हमेशा ये सोचता हूँ कि इंसान जो भी कुछ होता है वो कम होता है, उसको आगे बढ़ना चाहिए और आगे कुछ और करना चाहिए। जहाँ तक जी। आपने शिक्षा की बात करी है, इसमें तो दो राय नहीं है कि मेरा साइंस साइड में, मेडिकल साइड में मेरा इंटरेस्ट था। मैंने 12th भी साइंस से बायो से की, फिर बीएससी ऑनर्स भी किया, मेडिकल के एग्जाम भी मैंने दिए और फिर मेरा मेडिसिन लाइन में था, इसलिए मैंने बी फार्मा डी फार्मा भी किया। परंतु लॉ की जहाँ तक बात है, तो ओके। फिर मेरा मन एक बार आईएएस की तरफ चला गया था, तो मैंने लॉ ज्वाइन कर ली थी। और लॉ मैं ये समझता हूँ कि हर व्यक्ति को लॉ पढ़नी चाहिए। जैसे मैंने पढ़ने के बाद अपने जीवन में ओके। अनुभव देखा, कानून की पढ़ाई इंसान के जी। जीवन में हर पहलू पे काम आती है, चाहे वो उसका व्यापार की बात हो, चाहे समाज की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, किसी भी फील्ड में अगर काम करेगा तो लॉ की शिक्षा काम हाँ। आती है। तो मेरा ये मानना है कि भाई, और कुछ पारिवारिक संस्कार भी होते हैं कि मेरे हाँ जी, हाँ पिताजी जी, हाँ जी। अध्यापक थे, तो उनके भी संस्कार मेरे अंदर थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हाँ आपका कहना सिर्फ कहने का मतलब ये है कि क्योंकि मेडिकल लाइन में आपका इंटरेस्ट था, तो आपने हाँ फार्मेसी की पढ़ाई की, बीएससी ऑनर्स हाँ किया आपने। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात जो आपने लॉ की, उसके बारे में आपका कहना ये है कि एक ऐसा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो जीवन के हर क्षेत्र में जिसकी उपयोगिता है। बात चाहे व्यवसाय की हो, वहां पर भी लॉ की आवश्यकता पड़ती है। हाँ बिल्कुल। अगर समाज सेवा भी करनी है, तो जागरूकता, जो कानून की जागरूकता आज जो हमारे देश में बहुत ही कम है, कानून के प्रति जागरूकता, उसको जो लोग कानून को जानते हैं, वो अगर ऐसे लोगों को जो बेचारे बहुत ही सिंपल लोग हैं, सरल लोग हैं, जिनको जानकारी नहीं है लॉ की, उनका भी शोषण ना हो सके, उनका भी, उनके हितों की रक्षा की जा सके, उसके लिए सही है। भी, उनके हितों हाँ की हाँ रक्षा की जा सके, उसके लिए भी लॉ की पढ़ाई बहुत आवश्यक हाँ है। आप एक बिल्कुल। अध्यापक के पुत्र, आप एक अध्यापक के पुत्र हैं, तो निश्चित तौर पर संस्कारों का महत्व समझते होंगे। तो मेरा आपसे जानना यह है कि आप संस्कारों को जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण समझते हो? जी। संस्कारों को, हाँ जी। देखिए, संस्कार जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। और मैं मेडिकली और वैसे भी आपको बता रहा हूँ, जैसे बायोलॉजी में जीन्स की बात हम करते हैं, तो जी। मनुष्य के जीन्स भी संस्कारों से चेंज हो जाते हैं। अगर आप पीढ़ी दर क्या पीढ़ी बात है। देखेंगे, हाँ, तो जी। अगर संस्कार, आप संस्कारी परिवार से आप पैदा हुए हैं, जिस संस्कारों में आप पले हैं, तो आने वाली जनरेशन्स के जीन्स ही बदल जाते हैं। और जो संस्कार आपके अंदर आते हैं, तो संस्कारों का जीवन में बहुत महत्व है। और ये संस्कार ही हमारे देश के अंदर, जो हमारा देश अगर विश्व में देखें, तो संस्कारों के आधार जी। पर ही, अभी कोरोना की जैसे बात करें, तो ये संस्कार ही हैं कि कितनी सेवा भावना जो लोग कर रहे हैं, जी। जो लोग पीड़ित हैं या जी। प्रभावित हैं, या जैसे आपकी खान पीन की दिक्कत आई कुछ लोगों के, तो जी। संस्कारों, मनुष्य के जीवन में संस्कारों का अहम रोल है। और संस्कार जी। आने वाली पीढ़ियों को बदल देते हैं। जी। हाँ सुशील जी। हाँ जी, हाँ जी, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं आप थोड़ा सा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ हाँ तो ठीक है, आपने बहुत ही सुंदर ढंग से बताई, और बल्कि मेरे ज्ञान में भी एक इजाफा हुआ है, मेरी जानकारी में भी। मुझे नहीं पता था कि संस्कारों के द्वारा जीन्स का भी परिवर्तन होता है, और आदमी का जो डीएनए है वो चेंज हो जाता है जैसे जैसे संस्कार उसके जीवन में बदलते हैं। तो निश्चित तौर पर संस्कार हमारे लिए खुशियों की सौगात लेकर आते हैं। जीवन में अपने बच्चों को हम भले ही वसीयत में और कुछ दें ना दें, पर ये जो संस्कारों की अनमोल पूंजी है, ये हमें जरूर अपनी अगली जनरेशन को देनी चाहिए। अच्छा बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आप तो एक शिक्षाविद भी हैं, और आप एक हम्म बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं कि आप हमारे देश के जो नन्हे मुन्ने हैं, हमारे नौनिहाल हैं, जो हमारे हम्म देश की नई पौध जो बनने वाले हैं, जो हम्म उनको जो शिक्षा दे रहे हैं, आप प्ले स्कूल चलाते हैं, आप एक किड्स स्पोर्ट स्कूल, तो इस हम्म स्कूल के माध्यम से आप, आपका एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी बनती है, साझेदारी बनती है देश में। बच्चों, हमारी जो नई शिक्षा प्रणाली है उसके बारे में, बच्चों को संस्कार देने के मामले में, बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के मामले में। तो आप इस भूमिका को, आप समझते हैं कि आप इस भूमिका को कैसे निभाते हैं? उस स्कूल में आप ऐसा क्या विशेष करने का प्रयास करते हैं जिससे कि वो बच्चे आगे चलकर देश के अच्छे
और सुदृढ़ नागरिक बनेंगे? जी। देखिए, स्कूल में हमारे, हालांकि मेरा नर्सरी स्कूल है, 2+ के, हाँ यानी जी, कि हाँ 2 जी। साल प्लस के बच्चे आते हैं। और ये बड़ा अच्छा जी, क्वेश्चन जी। आपने मेरे से किया है, क्योंकि हम जनरल लोगों की ये धारणा है कि भाई 2 साल का बच्चे का क्या फर्क पड़ता है, क्या वो स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन स्कूल में जी, वो संस्कार सीखता है, और आप घर में भी देखना कि 2 साल का बच्चा जी, जो आप उसको सिखाएंगे, इतनी जल्दी फॉलो करता है उसको, क्योंकि उसका माइंड कहीं और डाइवर्ट नहीं होता। जो चीज आप दिखाते हैं, जो सिखाते हैं, जो बताते हैं, वही वो फॉलो करता है। और ये बहुत एक प्राइम एज है। हालांकि पहले जी। इतनी उम्र में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, लेकिन अब 2 साल का बच्चा हमारे स्कूल में जब आता है, तो हम उसको जनरल एडिकेट्स तो सिखाते ही हैं, अनुशासन की बात और सब चीजें हैं उसमें। जैसे आपका क्वेश्चन है, तो एक कार्यक्रम जब से मैंने स्कूल शुरू किया 2006 से, जी, तो एक कार्यक्रम हम करते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स डे, जी। दादा दादी नाना नानी दिवस। तो वो वाह, मेरे, वाह, और वाह! मैं बताता हूँ बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी कि मेरे लिए स्कूल का सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्यक्रम है वो ये है। क्यों? वाह! मैं इसलिए है क्योंकि आजकल माँ बाप के पास समय नहीं है। दादा दादी या नाना नानी ही अपने पोता पोती, देवता देवती को समय देते हैं, और उन बच्चों के माइंड में ये रहे कि मेरे स्कूल के टीचर्स, स्कूल का मैनेजमेंट हमारे दादा दादी को भी पूर्ण महत्व देता है, हमको मंच पे बुलाते हैं, उनका सम्मान करते हैं। और क्योंकि ज्यादा समय वो घर में उनके साथ रहता है, तो उनके बताए गए संस्कारों को महत्व दे, इंपॉर्टेंस दे। और जो हमारे बुजुर्गों के संस्कार हैं, जी, आप ये मान के चलना, बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, होता जा रहा है। जी। परंतु ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहिए। और ऐसे नर्सरी स्कूल्स, बड़े स्कूल्स के अंदर भी संस्कारों का जो विषय आपने इतने महत्व दिया है इसका, और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये कहते हैं कि संस्कार ही है ये, कि जो हम अच्छा काम पूरा देश के लिए मोदी जी करते हैं या हम लोग करते हैं समाज के लिए, और ये संस्कार इनहेरिट होते हैं आगे। तो मैं अपने स्कूल में भी कोशिश करता हूँ कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, उनके अंदर अच्छे अच्छी संस्कार बात है। जाएं, का सम्मान करें, ऐसी मेरी हाँ, भावना रहती है। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। हाँ। आपने एक तरह से बहुत ही स्पष्ट तरीके से ये बात कह दी कि अगर हमारे जो नन्हे-मुन्ने बच्चे हैं, वो दादा-दादी के पास रहेंगे, नाना-नानी के पास रहेंगे, तो बहुत कुछ हाँ सहज जी, रूप से सीख हाँ, जाएँगे। एक ज़माने में दादा-दादी की कहानियाँ, नाना-नानी जो कहानियाँ छोटी-छोटी सुनाती थी, उनसे भी बच्चों के अंदर सहज ही हाँ, बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण बातें, ऐसी बहुत महत्वपूर्ण वो गुण अख्तियार कर लेते थे, सीख लेते थे, जो आराम से सिखाना पॉसिबल नहीं होता। और आप ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स डे बनाते हैं। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से आज जो ये बिल्कुल कार्यक्रम बिल्कुल। जहां तक जा रहा है, जहां कहीं भी शिक्षाविद बैठे हैं, जो भी स्कूल के चेयरमैन हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो इस बात को समझ लें कि इस तरह के कार्यक्रम करने से बहुत ही सरल रूप से बच्चों के अंदर जो हम डालना चाहते हैं, जो रोपित करना चाहते हैं, वो निश्चित तौर पर रोपित होगा और वो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। अब मेरा आपसे ये प्रश्न है कि आप एक सफल व्यवसायी हैं, तो आपने जीवन में बहुत सफलता अर्जित की। आप एमएस की शॉप भी है आपकी, आप अन्य व्यापार भी करते हैं, शिक्षाविद भी है, स्कूल भी चलाते हैं, आपका और भी कई बिजनेस हैं, कई बिजनेस से आप जुड़े हुए हैं और आपने जीवन में अपार सफलता अर्जित की है। तो आप क्या समझते हैं कि भाई जीवन में सफलता का मूल मंत्र क्या होना चाहिए? जीवन में सफलता कैसे हासिल की जाए? उसके लिए आपके अनुसार, आपने जीवन में सफलता अर्जित की, आपने इतना नाम कमाया, आपने धर्म के मार्ग पर चलते हुए, कामनाओं की पूर्ति करते हुए यश अर्जित किया, कामनाएं पूर्ण की, और अब मैं समझता हूं कि बहुत धीरे धीरे आप समाज सेवा करते हुए एक दिन ईश्वर की तरफ भी इन्मुख होंगे। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये जीवन में सफलता के पीछे का रहस्य क्या है आपकी? देखिए, इसमें जहाँ तक मैंने अपने जीवन में अनुभव पाया और जो मैंने फॉलो करने की भी पूरी कोशिश करी, आप किसी भी काम के पीछे जब तक पूरा डेडिकेशन आपकी नहीं होगी, आपकी निष्ठा पूरी नहीं होगी, और अनुशासन से आप किसी काम को नहीं करेंगे, और साथ में एक शब्द है माइक्रो मैनेजमेंट, चाहे वो अच्छा। परिवार है, चाहे वो व्यापार है, या आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं,
जब तक एक माइक्रो मैनेजमेंट लेके आप उसमें डेली शेड्यूल बना के समय का डिवीजन करते हुए, समय को व्यर्थ ना करते हुए अगर जीवन में कोई भी काम करेंगे तो मैं नहीं समझता कि आपको उसमें सफल होने में कोई दिक्कत आएगी। माइक्रो मैनेजमेंट के साथ साथ आप पूरी निष्ठा ईमानदारी से किसी काम को करेंगे। मैंने जीवन में जो भी आयाम पाए हैं या मैंने जो भी काम किया है उसको पूरा समय देते हुए ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी शब्द केवल पैसों के लेन देन में ईमानदारी नहीं होती, आप जो व्यापार कर रहे हैं उसके साथ कितनी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कई बार मेरे सामने प्रश्न आता है कि भाई 10 बच्चे एमबीबीएस की तैयारी कर रहे हैं और उनमें से एक बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, 9 का नहीं होता। तो मैं 100% ये कहना चाहूंगा कि अगर जो फर्क है इसका मतलब उन 9 बच्चों ने कहीं ना कहीं ईमानदारी से पढ़ने में ईमानदारी नहीं निभाई है, अपने ध्यान को कहीं भटकाया है। चाहे उसमें से हो सकता है कि 2 बच्चों को आ जाए, 8 का ना हो। वही व्यापार के अंदर बात है, अगर मैंने कोई व्यापार शुरू किया है तो उसको ईमानदारी से समय से पहुंचना, उसमें ईमानदारी से व्यवहार करना, व्यापार करना, लेन देन करना, समय से उसको बंद करना, ये सब चीजें काउंट करती हैं। और दिस इज कॉल्ड माइक्रो मैनेजमेंट। आपका अगर समय शेड्यूल और माइक्रो मैनेजमेंट है तो मैं नहीं समझता कि आपको सफलता में दिक्कत आएगी। मैं अपने जीवन में माइक्रो बहुत बढ़िया। खैर, हमने देखा आपके जीवन को और आपकी कार्य प्रणाली को से भी हम वाकिफ हैं और बहुत ही विशिष्ट कार्य प्रणाली आपकी कार्य करने की। मैं समझता हूं कि आपका कहना, जहां तक मैं समझ पाया हूं, वो ये है कि हमें टाइम की मैनेजमेंट करनी चाहिए, अपने कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लेना चाहिए और फिर उनको पूरा फोकस्ड होकर डेडिकेटेड मन से उनको पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए। तो आपका यही जो कार्य करने की जो शैली है, आज आप भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत ही, मैं कहूंगा, समर्पित और जुझारू कार्यकर्ता हैं। इस बात में राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि आपकी निष्ठा पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। आपकी जो ज्ञान है, जो आपको नॉलेज है जो कार्य करने की राजनीतिक क्षेत्र में, उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, आपने हर स्तर पर जो अपनी प्रतिभा का परिचय दिया है और लोगों को अपना कायल बनाया है, उसके पीछे निश्चित तौर पर आपकी बहुत बड़ी मेहनत है, सूझबूझ है और आपका ही जो माइक्रो मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट है वो भी है। और एक बात और जो हमने देखी है वो ये है कि आपके अंदर एक विशेष गुण है कि आप सभी लोगों को साथ लेकर चलते हैं। आप किसी भी ग्रुपिज्म का शिकार नहीं होते। आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ काम करें, मैं उनके लिए उनको गाइड करूं, वो मुझे गाइड करें। इसीलिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है निश्चित तौर पर आपसे प्रभावित होगा। तो आपको क्या लगता है कि भाई आप राजनीतिक क्षेत्र में के माध्यम से आज जो एक विचारधारा बनी हुई है कि राजनीतिक क्षेत्र का मतलब है कि नकारात्मक रूप से लोग देखते हैं, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस जो लोगों की, आम जनता की जो राय राजनीति के प्रति नकारात्मक होती जा रही है, उसको दूर करने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए? आप जैसे पढ़े लिखे लोग आगे आए, ईमानदार लोग आगे आए। एक तरीका तो ये हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि जो ज्ञानवान लोग हो, जिन्हें पूरे लॉ की नॉलेज हो, जिनको पूरी समझ हो कार्य करने की, जो ब्यूरोक्रेसी से काम करा सके, ऐसे लोग आगे आए। मतलब क्या कहना चाहेंगे आपको, किस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन, आमूलचूल परिवर्तन हो, इसके लिए क्या करना चाहिए आपके अनुसार, ये मैं जानना चाहूँ। जो प्रश्न इसमें तो आपने, मैं तो कहूंगा कि बहुत सारे क्वेश्चन एकदम पूछ लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है। मैं इनमें सब चीजों को जोड़ना चाहूंगा और मैं जैसे आपने कहा भारतीय जनता पार्टी, मैं ये बिल्कुल ठीक बात है कि मैं जो भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ या मैंने भारतीय जनता पार्टी को ही चूज किया राजनीतिक पार्टी के तौर पे, उसके पीछे कारण यही है। और जो भी आपने ये कहा कि नकारात्मक सोच बन चुकी है, क्योंकि मैं पार्टी की विशेष बात नहीं कर, हल्की बात नहीं, देश आजाद होने के बाद एक हमारे देश के अंदर ऐसी धारणा बन गई लोगों की कि राजनीतिक पार्टियां केवल देश पे शासन करने, सरकार चलाने और दूसरा शब्द मैं कहूंगा कि भाई जैसे कहते हैं ना, लूटने, ऐसे इस तरफ इसीलिए सरकार बनाती है। परंतु अब देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने साबित कर दिया अब, और आज से 6 साल पहले जो एक सोच थी उसमें परिवर्तन आया है और एक आम जनता को ऐसा लगा तरीका महत्व क्या होता है
सरकार किस लिए बनती हैं। चाहे वो हम विश्व की बात जी। करें तो मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर पूरे देश का नाम रोशन किया है। और अब इसके पीछे संस्कार हैं। जैसे आपने पहला शब्द संस्कार की बात करी थी, मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूंगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की बात है, पहले जनसंघ इसका नाम था, और इसकी स्थापना जब हुई थी, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, वो कांग्रेस के अंदर मिनिस्टर थे, परंतु देशों ने पार्टी जी। से त्याग दिया और वहां जाके झंडा फहराया और एक नए दल का गठन किया जनसंघ का, इसलिए सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए। तो ये भारतीय जी। जनता पार्टी का विजन है। मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। एक हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय होते थे, उन्होंने पंच निष्ठाएं दी थी और ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी काम करेगी या कोई भी कार्यकर्ता काम करेगा तो पंच निष्ठाओं को ध्यान में रखते हुए करेगा। उसमें मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना जी। चाहूंगा, लेकिन दो तीन बातें। दल जो भी आए वो सबसे पहले देश की चिंता करे, और अगर सरकार बना रहा है तो सरकार इसलिए ना बनाए कि मुझे शासन करना है, बल्कि सरकार बना के देश को चलाए। और एक शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था, अंत्योदय। समाज में रहने वाला अंतिम पंक्ति का जो व्यक्ति है, यानी कि अंतिम गरीब से गरीब व्यक्ति है, सरकार उसकी चिंता भी करे, उसकी चिंता के साथ साथ देश को आगे बढ़ाए। तो ये कुछ हमारी निष्ठाएं हैं। बहुत सुंदर। इसी आधारों पे मैंने भारतीय जनता पार्टी को, जो वो हैं उनका सपना साकार मोदी जी ने जो किया है हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी बने हैं। और आप देखेंगे उनकी कोई भी डिसीजन होता है, कोई भी पॉलिसी होती है, कोई भी योजनाएं होती हैं, वो ऐसी होती हैं कि देश के गरीब व्यक्ति तक पहुंचे। तो ये एक से कई कारण है, कई क्वेश्चन आपने जोड़ दिए हैं, और मैं नहीं समझता आने वाले समय के अंदर हमारे देश जनता राजनीतिक पार्टी देखेंगी, बल्कि उनके मन में ये आएगा सरकार होनी आवश्यक है जो देश को ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। विश्व गुरु हमारा देश बनेगा, पूरे विश्व के अंदर भारत का नाम है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आपका कहना ये है कि गवर्नेंस अगर अच्छी हो, देश में शासन अगर राम राज्य जैसा हो, देश में अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी तरीके जो हमारे महापुरुष हुए हैं, या कह लीजिए कि उपाध्याय जी जैसे जो महापुरुष हुए हैं, उनकी जो निष्ठाएं हैं, वो जो उन्होंने संदेश दिए, जो उपदेश दिए, जो हमें सिखाया, उसको हम आत्मसात करते हुए आगे बढ़े, और उनके अनुरूप जब हम कार्य करेंगे देश में, तो देश का हर तरह से विकास होगा, ऐसा आपका मानना है। इसमें आपको क्या लगता है कि मोदी? सुशील जी एक मिनट जी, मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि हम संगठन में सबसे पहले कहते हैं कि देश हमें, इस भावना से हम सब काम करते हैं कार्यकर्ता, और संगठन गढ़े चलो सुपंथ पे बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। यानी कि सबसे पहले देश, फिर हमारा संगठन, और फिर अपना स्वयं की बात हम करते हैं। इस भावना से काम अगर हम करेंगे तो लोगों की आस्था भी जुड़ेगी राजनीतिक दलों से, और देश भी आगे बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। वे असल में क्या है कि जो व्यक्ति है, एक इंडिविजुअल व्यक्ति से ही समष्टि बनती है। हर एक इंडिविजुअल अगर अपने आप देश के प्रति अपना योगदान देना शुरू करे, देश की जनता में जागरूकता हो, देश के लोग अपना अपना दायित्व पूर्ण करें, फिर उसके बाद जब अपने कर्तव्य का निर्वाह कर दें, उसके बाद ही अपने अधिकारों की चर्चा करें, तो मैं समझता हूं कि देश अपने आप विकास की ओर चलेगा। जैसे अभी मोदी जी ने नारा दिया आत्मनिर्भर भारत का, आज देश में आर्थिक रूप से भारत जो है जूझ रहा है। आर्थिक रूप से हमारी हालत कुछ तो पहले से ही थोड़ी सी नरम थी, व्यापार की मंदी के कारण विश्व भर में। उसके उपरांत फिर ये जो कोविड ने जो देश के अंदर आर्थिक उथल पुथल का माहौल पैदा किया है, तो इसमें जो आत्मनिर्भर का जो नारा, या वोकल और लोकल का जो नारा मोदी जी ने दिया है, उन्होंने चाहा है कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो सपना उन्होंने देखा था, जिसमें से आज $2.90 की इकोनॉमी तो टारगेट हमने अचीव कर लिया है। परंतु अगर $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का टारगेट हम अचीव कर लेते हैं, तो विश्व में हमारा तीसरा स्थान हो जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हम कितनी जल्दी ये जो मोदी जी का विजन है, इस सपन को कैसे हासिल कर लेंगे? ये जो हमारी आर्थिक, आज के दिन हम कहते हैं कि चीन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, अमेरिका के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो आपको क्या लगता है कि भारत कब आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर का
प्रोडक्शन के मामले में, एफिशिएंसी के मामले में कब हम इस आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर लेंगे आपके अनुसार? देखिए, ये मोदी जी ने जो सपना दिखाया है इसको हम जल्दी अचीव कर लेंगे, पर इसमें केवल मैं ये कहूंगा कि मोदी जी ने, अगर देश की जनता पूरा साथ देगी तो इसमें कोई जी, ज्यादा समय भी नहीं लगेगा और भारत बहुत जल्दी आत्मनिर्भर होगा। अब उदाहरण के तौर पे जी। जैसे हमने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार की बात हम कर रहे हैं, तो हम्म, मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में, इस वक्त ऐसी जटिल समस्या बनी हुई है कि सरकार अगर चाहे भी तो 1 मिनट के अंदर ऐसा कुछ नहीं कर सकते ऐलान कि हमने चीनी इंपोर्ट को बंद कर दें। उससे क्या होगा, हमारी रोजगार, हमारी अर्थव्यवस्था एकदम डगमगा जाएगी। परंतु अगर जनता, अगर देश की जनता ये चाहेगी कि हमने विदेशी माल का या चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, और धीरे धीरे, हालांकि समय लगेगा उसके अंदर, तो नई चीजें, उसकी ऑप्शंस, यानी कि इंडियन चीजों का डेवलपमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। और जब लोग ही इंडियंस मांगेंगे और इंडियन खरीदेंगे तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादा स्टार्ट हो जाएगी और देश अपने आप ही आत्मनिर्भर होगा। जब यहाँ पर रोजगार होंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी। तो ये उदाहरण है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें, यानी कि मोदी जी ने ये पिन पॉइंट किया है कि जनता ये सोचे कि हमें आत्मनिर्भर होना है, और वो जी। स्वदेशी के माध्यम से भी आत्मनिर्भर है। इसके अलावा भी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, परंतु ये समय लगने वाला काम है, इसमें बहुत जल्दी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से डिपेंडेंसी या निर्भरता बढ़ गई थी। अब उसको खत्म करने में समय लगेगा और हम आत्मनिर्भर होंगे और देश की जनता पूरा इसमें सहयोग करेगी, तो हमें कोई रोक नहीं सकता। बहुत अच्छा, आपने बड़े ढंग से आपने बताया कि आत्मनिर्भरता हमारा लक्ष्य है, पर निकट भविष्य में इसको प्राप्त कर पाना शायद थोड़ा कठिन होगा, और हम थोड़ा समय जरूर लेंगे। और मोदी जी ने बड़ी दूरदर्शिता का परिचय करते हुए पहले से ही भारत में जो स्किल इंडिया का जो नारा दिया था कि देश के वासी अपने स्किल्स को पैना करें, अपने भीतर की जो छिपी हुई प्रतिभा को आगे लेकर आए, वो नई नई चीजें सीखें, जिससे कि हमारे देश में जो वोकेशनल ट्रेनिंग का जो महत्व अभी तक भी बहुत कम है। हमारा एजुकेशन का सिस्टम ऐसा है जो कि अंग्रेजों के जमाने में बन गया था कि देश में क्लर्क बहुत सारे पैदा करते हैं, परंतु इंजीनियर्स और जो वोकेशनल नॉलेज जिनको है, जो रोजगार परक, जिसे कहते हैं रोजगार उन्मुख जो कार्य है, उनके प्रति जो रुझान है देश में जनता का, वो बहुत कम है। और हमारी जो 130 करोड़ की जनता है, उसमें अभी भी बहुत कम ऐसे स्किल्ड लोग हैं। अनस्किल्ड लेबर बहुत है, स्किल्ड लेबर बहुत कम है, जो कोई भी कार्य कर सके और केवल देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में जाकर भी भारत का नाम रोशन कर सके, वहां से फॉरेन एक्सचेंज हमारे लिए कमा के लेके आ सके। तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी ने जो स्किल्ड इंडिया का जो सपना संजोया और उसके लिए बहुत प्रयास भी किया, बहुत पैसा भी, बजट भी एलोकेट किया, तो क्या हमें स्किल्ड इंडिया में अभी और बहुत काम करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे कि हमारे देश में ही बहुत सारी चीजें खुद मैन्युफैक्चर होने लग जाए, उनका प्रोडक्शन होने लग जाए, और लोग ज्यादा एफिशिएंसी से टेक्निकली क्वालिफाइड हो, और वो टेक्निकल चीजें जानते हुए उन चीजों को बनाएं, और फिर उन चीजों को भारत के लोग उसका उपयोग करें, तब जाके मैं समझता हूँ कि आत्मनिर्भरता जो है वो सही रूप से हमें मिलेगी। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखो, इस बारे में ना ये सब चीजें जुड़ी हुई हैं। जैसे आत्मनिर्भर की बात हम करते हैं या स्किल इंडिया की बात हम करते हैं, तो मोदी जी प्रयास कर रहे हैं, परंतु अल्टीमेटली क्या होता है कि सरकारें ये सोचती हैं कि कंज्यूमर को सस्ता माल चाहिए, और वो जब सस्ता देखते हैं कि वो चाइना से आके ही सस्ता बन रहा है, यहाँ पर महंगा पड़ रहा है, तो हमें उस चीज में बारीकी से गवर्नमेंट सब्सिडीज दें, चाहे वो लैंड के रूप में दें, चाहे फाइनेंस के रूप में दें, और प्रमोट करें। जैसे मान लो स्किल वाले हमारे जो जितने भी लोग हैं, जो स्किल का इस्तेमाल करके हमारे इंजीनियर कह सकते हैं, पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं, उनको भी पूरा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको वाया मीडिया नहीं मिलता। और वो जब कोई चीज बनाने की सोचते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मोबाइल है, अगर मोबाइल बनाने की बात कहें हिंदुस्तान के अंदर, मैं तो बल्कि मैंने कहा था अब ये कर देना चाहिए कि मोदी जी को ये कहना चाहिए कि 6 महीने के अंदर हम सारी फैसिलिटीज फ्री में देंगे या सारी सब्सिडी देंगे, 6 महीने के अंदर मोबाइल अपने देश में बनना चाहिए। और ये आएगा समय, आप देखना आएगा, तभी ये सारा स्किल इंडिया में इम्प्लीमेंट होगा और स्वदेशी की बात भी आएगी और आत्मनिर्भर भी देश बनेगा। क्योंकि अभी रेट का कंपैरिजन होके कि कोई चाइना से चीज सस्ती बन जाती है, इस चक्कर में इंडियन जो हमारे जो जितने भी स्किल्ड लेबर है या जितने भी फैक्ट्री वाले हैं, जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
वो आइटम को सस्ता नहीं निकाल पाते, क्योंकि यहाँ पर एक्सपेंसेस ज्यादा है, लेबर महंगी है, फाइनेंस महंगा है। तो धीरे धीरे लेकिन मोदी जी का ध्यान पूरा इस बात की तरफ है, और आने वाले समय के अंदर ये सब चीजें ठीक होंगी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, मैं भी समझता हूँ कि एमएसएमई के अंदर जो मोदी जी ने एक लंबा जो अमाउंट बैंक के माध्यम से लोगों को देने का जो प्रयास किया है, 3 लाख करोड़ रुपया तो एमएसएमई सेक्टर को दे ही रहे हैं वो। तो ये मैं समझता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन का बहुत बड़ा एक सबब बनेगा, कारण बनेगा। आपने बहुत ही ढंग से विस्तृत रूप से अपनी सारी बातें रखी। आपसे पूछने को बहुत है, आप बहुत जानकार हैं, आपको बहुत सारे विषयों पर जानकारी है। पर एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे अभी कोविड के कारण से देश की जनता त्रस्त थी, आपने उसमें एक बहुत ही बड़ा अभियान चलाया, जागरूकता का अभियान। यानी कि आपने एक तो लोगों को बताया कि कैसे वो अपने भीतर की प्रतिरोधक क्षमता को आगे बढ़ा सकते हैं, उसको प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए उन्हें क्या क्या करना चाहिए, और अगर दुर्भाग्यवश कुछ लोग उनमें से कोविड से ग्रस्त हो जाएं, संक्रमित हो जाएं, तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ये भी आपने बहुत अच्छे से बताया और लोगों ने इसका बड़ा फायदा उठाया। बहुत सारे पेशेंट्स को आप डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे थे। क्या ऐसा करते वक्त ये जो समाज सेवा का कार्य आपने बहुत किया पिछले 3 महीने में, क्या आपको कभी संक्रमित होने का भय नहीं लगा? क्योंकि इस समय तो लोग बड़े डरे हुए थे, अपने घर में बैठे हुए थे और संक्रमित होने के भय से, क्योंकि आप भी माशाल्लाह 55 साल की आयु के आसपास आपकी उम्र है, शायद मैं समझता हूँ 54 या 55 के, तो आपको कभी डर नहीं लगा, भय नहीं लगा? या समाज सेवा का जुनून, लोगों के प्रति जो आपकी जानकारी थी उसको पहुंचाने का जुनून इतना ज्यादा था कि आपने उसको नजरअंदाज करते हुए ये कार्य किया? क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें जहाँ तक कोरोना की बात है, तो जो कुछ चीजें हैं इनको ध्यान में रखते अगर हम काम करें, क्योंकि लोगों में कुछ भ्रांतियां भी हैं, गलतफहमियां हैं। अगर हम, जैसे मोदी जी ने भी कहा 2 गज की दूरी, मास्क का पहनना, हाथ धोकर ही कुछ खाना पीना, अगर ये चीजें हम कॉमन वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रिकॉशंस ले रहे हैं, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वायरस ऐसे फैल जाता है। साथ साथ जहां तक इसकी ट्रीटमेंट और इलाज की बात है, और फिर मैं कहूंगा, देखिए वो ठीक है कि हमें सारे ध्यान भी रखने चाहिए, सारे नियमों का पालन भी करना चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि जो एक शक्ति है, भगवान की जो शक्ति है, जाको राके साइयां मार सके ना कोई, वो यहाँ भी साबित होती है। अगर आप अच्छी भावना से कोई काम कर रहे हैं और समाज सेवा या जन सेवा का काम कर रहे हैं, तो भगवान एक शक्ति है जो आपको बचाएगा। परंतु फिर मैं कह रहा हूँ, कोरोना के मामले में जो एहतियात हैं उनको बरतते हुए, चाहे वो दूरी की बात है, चाहे मास्क की बात है, चाहे शील्ड की बात है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं इस बारे में 2 मिनट बताना चाहूंगा कि जितने भी देसी इलाज हैं जो इम्यूनिटी बढ़ाने के हैं, वो करने चाहिए और उनसे फायदा होता है, परंतु वो फायदा 4 या 5% होता है। उसके बाद जो जरूरी है, मैंने लगभग 45 से 50 पेशेंटों को बुरा ट्रीट किया है, A to Z, और मुझे सारी नॉलेज इस बात की हो भी चुकी है और है, क्योंकि मैं मेडिकल साइड का स्टूडेंट ही हूँ। तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी कोई दिक्कत है शुरू में, कहने का मतलब हल्का सा बुखार है, गले में खराश है, तो आपने 1 या 2 दिन उसको हल्का सा क्रोसिन लेके आपने देखना है। लेकिन अगर वो कंटिन्यू है तो हम बकायदा ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके अंदर, और जो मैं बता रहा हूँ दवाइयाँ पूरी कारगर साबित हो रही हैं। उसमें एंटीबायोटिक के रूप में एजिथ्रोमाइसिन पूरा काम कर रहा है, 250 mg 1 BD दे सकते हैं या 500 mg 1 थोड़ी दे सकते हैं। मोन्टेक LC एक एंटी एलर्जिक टेबलेट है, विटामिन C और बीकासुल कैप्सूल, और बुखार जब 100 से ऊपर हो तो हम डोलो 650 की गोली दे रहे हैं, पूरा काम कर रही है। अब इसमें समझने की बात यह है कि सिर्फ ये नहीं है कि ये बता दिया तो हमने लेना शुरू कर दिया तो हम ठीक रहेगा। इसमें जैसे डोलो बुखार की गोली है, वो हमें बुखार 100 से ऊपर में लेनी है, लेकिन जो बाकी कोर्स है वो लगभग 5-6 दिन का हमें लेना पड़ रहा है, और कई केसेस में 10 दिन तक भी जा रहा है वो। लेकिन अगर मान लो कुछ पेशेंट क्या करते हैं, आपने 2 या 3 गोली डोलो 650 की ली और उसके बाद बुखार तो से उतर जाएगा और वो अपने आप को ठीक समझने लगते हैं, कहते हैं मुझे तो कुछ नहीं है, और वो जो बाकी एंटीबायोटिक का कोर्स है वो पूरा नहीं करते हैं। तो ये आपको जो अपना मेडिकल कंसल्टेंट कोई भी है, जो डॉक्टर है या कोई भी है, उससे आपको कंसल्ट करना चाहिए। मैंने जितने भी पेशेंट देखे हैं उनको मैंने ये कहा कि वैसे तो मैं 24 घंटे निःशुल्क आपकी सेवा में हाजिर हूँ, पर डेली एक बार आप मेरे से बात जरूर करेंगे, जिससे कि मैं उनकी लेटेस्ट पोजीशन को जानता रहता था
कि कल और आज में क्या फर्क आया है, स्थिति बिगड़ी है या कुछ ठीक हुई है। अगर थोड़ा सा बिगड़ी है तो हमें कुछ और मेडिसिन उसमें ऐड करनी पड़ती थी। तो ऐसे जब डेली हम उससे काउंसलिंग करते थे व्हाट्सएप के माध्यम से भी और उनके अटेंडेंट के माध्यम से भी, और डेली उसको फॉलोअप में हमने चलाया, तो पेशेंट ठीक हुए हैं। परंतु थोड़ा सा सुपरविजन, पूरा प्रॉपर मेडिसिन खाना, इसमें ऐसा नहीं है कि 2 दिन खा ली। अब जैसे एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, वो क्या करता है कि मान लो कोरोना की वजह से आपके लंग्स या आपके जो ट्राइकिया सिस्टम है उसके अंदर कोई इफेक्ट आया है, तो वो एंटीबायोटिक आपके उस गले की चीज को ठीक करता है, उस इन्फेक्शन को खत्म करता है। और उससे क्या होता है कि कोरोना 10 दिन तक अपना इफेक्ट दिखाता है, बैड इफेक्ट दिखाता है, और आपने अपने इन्फेक्शन को उससे दबा लिया और आपका गला ठीक है। बुखार दबाने के बाद आपको बुखार नॉर्मल है, आपको भूख पूरी लगती रहेगी। अगर बुखार आपने कम नहीं किया तो आपकी भूख खत्म हो जाएगी, आपकी इम्यूनिटी अपने आप कम हो जाएगी। एंटीबायोटिक से आपने अगर मान लो लंग्स के अंदर कोई पानी की शिकायत है, हल्का सा निमोनिया की शिकायत है, वो आपका कवर हो जाएगा। इसलिए दवाई का रोल भी डायरेक्टली पूरा चलता है, और 10-12 दिन के बाद कोरोना डाउन होना शुरू होता है, और मोटा मोटा 20 दिन का पीरियड चलता है शुरू से आखिर तक, और उसमें फिर वो नेगेटिव आ जाता है। और मैंने तो यहाँ तक ये बता दिया कि किस पोजीशन पे पॉजिटिव आने के चांसेस हैं, कब नेगेटिव आने के, और पेशेंट को कब हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है। और कई बार पेशेंटों ने ये सोचा कि शायद हम तो ठीक हैं, हल्का सा में हुआ था, रिपोर्ट हमारी पॉजिटिव आई थी, और अब तो हम ये सब मेडिसिन ले रहे हैं, कहीं बड़े डॉक्टर को तो हमने दिखाया नहीं, हॉस्पिटल में दिखाया नहीं, कहीं अंदर ही इफेक्ट तो नहीं कर रहा कुछ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अगर कोरोना का कोई इफेक्ट होगा तो आपको नजर आएगा सिम्टोमेटिक रूप में। अगर वो नहीं है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई बड़े हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है या आपको खांसी बात रेगुलर आ रही है, आपकी रुक नहीं रही है, तो कई बार ऑक्सीजन की जरूरत के लिए हमें हॉस्पिटल में जाने की आवश्यकता है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। तो A to Z सारे स्टेप्स के अंदर मैं अब भी ये बताना चाहूंगा कि 24 घंटे मैं जन सेवा के लिए हाजिर हूँ। आप मेरे से पूछ सकते हैं, राय ले सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। ओके, आप पानी पी लीजिए। मैं समझता हूँ मुझे अभी 1-2 प्रश्न आपसे, अंतिम 2 प्रश्न पूछने हैं। हाँ, उनमें एक प्रश्न तो ये है, मैं भी पानी पी लेता हूँ, आप भी पी लीजिए अगर पानी है तो। आप बस आप श्रीनगर में बहुत ही पुरानी 30 वर्ष पुरानी जो रामलीला है, जिसको हम श्री केशव धार्मिक लीला कमेटी के नाम से जानते हैं, जो रामलीला का अवलोकन करवाती है, उसका मंचन कराती है, आयोजन करती है, उसके आप अध्यक्ष हैं। तो प्रभु श्री राम के जो आदर्श हैं, जिनका मंचन हम हर वर्ष करते हैं, दिल्ली में क्या पूरे भारतवर्ष में यहाँ की जनता उनके चरित्र को देखती है, समझती है, मुझे नहीं पता कि कितना आत्मसात करती है। आपके अनुसार आज भी भगवान श्री राम का जो चरित्र है, आज के युग में भी जो उनकी लीलाएं हम प्रदर्शित करते हैं, कितनी प्रासंगिक है? बात चाहे परिवार के अंदर मिलजुल कर रहने की हो, भाइयों में कैसा व्यवहार हो, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो, माता पिता के प्रति हमारा क्या दायित्व हो, हम संतों के प्रति हमारी क्या भावना हो, उनकी सेवा करने के मामले में हमारा क्या भावना हो, और अंत में जो राम राज्य की सुखद कल्पना जो सदैव से की जाती है, आज भी की जा रही है, वो राम राज्य जो कैसा राज्य रहा होगा जो जिस भगवान श्री राम ने जो किया। तो इन सब बातों को आप समझते हो कि आज भी उनकी प्रासंगिकता है? कैसे समझते हो कि इनकी प्रासंगिकता किस तरह से है, किस रूप में है, कितनी है और कितनी नहीं है? देखिए, अच्छा सुशील जी, आप मेरे को एक क्वेश्चन बताएं, मैं ही आपसे बात पूछना चाहूंगा कि जब रामलीला देखते हैं मन से वहां जाके, शायद आप भी देखते होंगे कभी ना कभी, हम तो करवाते ही हैं, तो कई बार हम भी शायद पूरी तो नहीं देख पाते, पर किसी ना किसी दिन हम किसी सीन पे बिल्कुल कंसंट्रेट करते हैं, तो आप देखिए कितना आनंद आता है और कितनी सारी चीजें हमारे मन में आती हैं और उनको सीखते भी हैं, और कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे हैं, हमें अच्छी चीजें देखने में अच्छा लगता है, बुरी चीज देखने में बुरा लगता है, और वही रामलीला सिखाती है। हालांकि हमें पता सब कुछ होता है, परंतु जब साल में एक बार हम रामलीला कराते हैं तो समाज में आप ये मान के चलना, सारी बातें आपने जो बताई, हर पात्र का अपना रोल होता है और हर पात्र सिखाता है। और जैसे 3 बातें कही गई है रामलीला के बारे में कि असत्य पर सत्य की जीत, आपने देखा कि जो असत्य है वो कैसे चित हो जाता है और सत्य अपने आगे बढ़ता है, और बुराइयों पे अच्छाइयों की जीत, कि कितने पात्र बुराई वाले होते हैं तो जीत अच्छाई वाले पात्रों की होती है, जो ईमानदारी से काम करते हैं, व्यवहारिक होते हैं। और ऐसे ही आपने देखा होगा कि हिंसा के ऊपर अहिंसा की जीत होती है। अब रावण के अंदर घमंड था, ठीक है ना जी, अहंकारी था वो,
अभिमानी था, तो आपने देखा कि वो जीत भगवान राम की हुई। भगवान राम कितने सरल स्वभाव के थे, कैसे उन्होंने अनुशासन का पालन किया, अपने माता पिता का कहना माना, कोई उनके अंदर घमंड नहीं था, तो उनकी देखिए चली गई। उनकी आप देखेंगे कैसे जीत होती चली गई। और यही अगर हम अपने जीवन में भी अगर ढाल लेना कुछ चीजें इनमें से, रामलीला में से, तो आप देखिए कि हम सबके जीवन में जीत होगी। तो मैं समझता हूँ कि एक भगवान राम की लीला हर प्रतिवर्ष होनी चाहिए, और संदेश हम पूरे समाज में देते हैं, और समाज में कुछ ना कुछ लोग तो सीखते ही हैं। और ये बहुत हाँ जी, हाँ संस्कारिक जी। एक 10 दिन का काम होता है, और बड़े दिल से और मन से हम इसको करते हैं, और आशा करते हैं आगे भी करते रहेंगे। क्योंकि आपने एक बात और नोटिस की होगी कि प्रभु ने केवट जैसे जो पिछड़ी जाति के हमारे देश में लोग रहे हैं, जो नाविक, और फिर उसके बाद निषाद राज, जो निशान इन दो जातियों के लोगों को कैसे मित्रता का अपना वरदान दिया, कैसे बिल्कुल। सुग्रीव जो वन में रहने वाले नर हैं, वानर, उनको अपनी मित्रता का वरदान दिया, और उनकी आतियाई बाली से रक्षा की। फिर उसके बाद भीलनी जो तरुणी थी, जब 16 वर्ष की थी, जब उसके गुरु ने कहा था कि तेरे दर पर राम आएंगे, और 80 वर्ष की जब भीलनी हो गई, तब उनके घर जाके झूठे वेर खाए। तो निश्चित तौर पर ये जो आदर्श प्रस्तुत किया भगवान श्री राम ने, वो हम सबके लिए जीवन में अनुकरणीय है, वंदनीय है, और आत्मसात करने लायक है। और अंत में मैं बस आपसे यही कहूंगा कि आपके अनुसार जीवन की सार्थकता किसमें है? मतलब हमारा जीवन क्या होना चाहिए? क्या धन अर्जित करने में सार्थकता है? क्या पद प्रतिष्ठा को हासिल करने में नहीं सार्थकता नहीं है? देखिए क्या देखो सोच एक ही चलिए होनी आप। चाहिए। सोच इसके हाँ, पीछे, किसी भी चीज के पीछे एक ही होनी चाहिए, नर सेवा नारायण सेवा। समाज में सेवा भावना। अपने लिए हर व्यक्ति जीता है, परिवार के लिए हर व्यक्ति जीता है, परंतु महान वही है मेरे नजरों में कि जो अपने और परिवार के अलावा समाज के लिए जीता है, समाज के लिए काम करता है। तो मैं यही आग्रह करूंगा कि भाई हर व्यक्ति को अपने और अपने परिवार के साथ साथ कुछ समय समाज की सेवा में लगाना चाहिए, और किसी ना किसी रूप में, वो किसी भी रूप में हो सकती है, भूखे को खाना खिला के हो सकती है, किसी को मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने में हो सकती है, एक कहते हैं ना वृद्ध को सड़क पार कराने में हो सकती है। मतलब एक सेवा भावना मन में होनी चाहिए कि हम समाज में सेवा करें, दूसरों के लिए भी काम करें, क्योंकि भगवान ने हमें मनुष्य योनि दी है। जानवर और मनुष्य में यही फर्क है कि जानवर अपने लिए सोचता है, लेकिन मनुष्य एक ऐसी योनि हमें मिली है, भगवान ने तभी ये सोच के दी है कि आप समाज में रह के समाज के बाकी लोगों के लिए भी काम करो। ऐसा मेरा सोचना है, असली मायने यही है। वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर आपने ढंग से बड़ा ही सारगर्भित संदेश हमें दिया कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। और हमारे देश की तो अवधारणा यही है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, और सभी आनंदित हो। इस भाव से हमारे देश के जो ऋषि है वो प्रार्थना करते हैं। हम सब पूरे विश्व को एक वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा के अनुसार सभी को मित्रता पूर्ण ढंग से देखें। शत्रुओं के प्रति हम संहार करने की भी हमारे अंदर कैपेसिटी, क्षमता होनी चाहिए। जहां कहीं भी राक्षस प्रवृत्ति के लोग हों, जहां जहां भी अधर्म हो, जहां धर्म की हानि हो, वहां पर हम सबको भगवान कृष्ण की तरह अपना अपना दायित्व निभाना चाहिए। इन भावों के साथ आपने बहुत ही अपना बहुमूल्य समय आरक्षित करके हमें दिया। हमारे दर्शकों से रूबरू हुए, कुछ महत्वपूर्ण हमें सूत्र दिए, जो रहस्य के सूत्र थे, कि जिसमें आपने माइक्रो मैनेजमेंट की जो बात कही। माइक्रो क्या बताया था आपने? माइक्रो मैनेजमेंट। माइक्रो मैनेजमेंट का जो आपने सूत्र दिया, वो मैं समझता हूँ आज की हमारी उपलब्धि है, हमारा हासिल है। हम टाइम मैनेजमेंट, माइक्रो मैनेजमेंट के अनुसार काम करेंगे, तत्परता से करेंगे, निष्ठा से करेंगे, डेडिकेशन के साथ करेंगे, और साथ ही साथ जब भी करेंगे आपको धन्यवाद प्रेषित करेंगे, ज्ञापित करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सभी श्रोताओं से जो आज हमारे इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं, और आपसे हम विदा लेते हैं। आपका बहुत 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 धन्यवाद। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, मेरी तरफ से भी निरंतर इसी सुशील जी, प्रकार। क्या हुआ? मैं विशेष तौर पर आपका छोटा भ्राता हूँ, अनुज हूँ, और आपसे प्रेरणा लेता रहता हूँ।
आप जो करेंगे उसके अनुरूप ही हम भी उसका अनुसरण करेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं आपको और आपके परिवार। मेरी तरफ से सुशील जी आपको भी बहुत बहुत, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। धन्यवाद। नहीं, धन्यवाद धन्यवाद। आइए पवन श्रीवास्तव जी। पवन श्रीवास्तव जी आ रहे हैं क्योंकि उनका भी मनोरंजन का कार्यक्रम भी शुरू होने वाला है। जी हाँ पवन जी, आप सुन। हाँ, हमने बड़े ढंग से सारे प्रश्नों का उत्तर ले लिया वीरेंद्र जी से, और बहुत ही एक लंबा हमारा साक्षात्कार चला, आपने देखा ही। और उन्होंने बड़े ही सुलझे हुए ढंग से अपनी सभी प्रश्नों को उत्तर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन जी, आपका धन्यवाद कर रहे व्यवस्था हैं। के लिए पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय दिया और